हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और मार्केट में गिरावट लगातार जारी है। कल मैंने वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से जो जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से यूएस स्टॉक मार्केट में और बाकी वर्ल्ड ओवर स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आई। और अभी अपने नेबरहुड में बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल इवेंट हुआ। मीन्स एक बहुत ही बेकार सी चीज़ हुई कि वहाँ जो डेमोक्रेसी थी उसको ख़त्म कर दिया गया एक तरीके से। और वहाँ जो चीफ थे उन्होंने एक वार्निंग इशू की, जो वहाँ पर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी उनको, कि 45 मिनट्स के अंदर अंदर कंट्री को छोड़कर भाग जाओ। और इस तरीके से ये बिल्कुल सेम ही सीन हुआ जैसे पाकिस्तान में हुआ था 1999 में। तो अभी इन्वेस्टर्स के मन में, जो भी ट्रेडर्स हैं, एक ही क्वेश्चन है कि विवेक भाई आपको क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा स्टॉक मार्केट पर और हमारी ट्रेडिंग पर, हमारी आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरह से होनी चाहिए। और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा या कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ओवरऑल अपने नेबरहुड में ये सारी चीज़ें होना अच्छी बात है या बेकार बात है। तो देखो, सिर्फ और सिर्फ अपने नेबरहुड में क्या, किसी भी कंट्री से अगर डेमोक्रेसी खत्म होती है और इलेक्टेड मिनिस्टर को, मीन्स पॉलिटिकल लीडर को अगर ऑस्टेट कर दिया जाता है, उसको कंट्री से भगा दिया जाता है और वहाँ की आर्मी टेक ओवर कर लेती है, तो ये किसी भी सिनेरियो में अच्छा नहीं माना जाता। खास तौर से जो बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री हो, जहाँ की पॉपुलेशन एक अच्छी खासी हो। और यहाँ पर बांग्लादेश का सिर्फ और सिर्फ जो समुद्र वाला छोटा सा एरिया है उसको छोड़कर बाकी चारों ही तरफ से ये इंडिया के साथ घिरा हुआ है। 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का हमारा बॉर्डर है एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड है। और एक और जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ अगर हम इस चीज़ को देखें तो एक बार मैं अगर मैप ओपन कर लूँ, तो एक बार मैप ओपन करते हैं, मैप पर जाते हैं, तो यहाँ आपको देखकर समझ में आएगा कि थोड़ा-सा सिनेरियो इंडिया के लिए बहुत ही क्रूशियल हुआ है अभी। और वो क्रूशियल सिनेरियो क्या है कि इंडिया का जो एरिया है, जो बांग्लादेश के साथ है, अगर हम देखें तो ये जो ब्लैक लाइन है, ये छोटा-सा एरिया आता है सिलीगुड़ी के पास का, जो सिर्फ़ इंडिया के पास है। जो रास्ता है इंडिया के, टोटल इंडिया का, जो नॉर्थ ईस्ट है वहां तक जाने के लिए। और इस एरिया को बेसिकली चिकन नेक भी कहा जाता है कि अगर इस थोड़े से एरिया को कब्जा लिया जाए तो जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है वो हमारे हाथ से जा सकता है, वो पकड़ जा सकती है। बांग्लादेश में ये कहा जा रहा है अभी कि जो यहाँ के चीफ थे जिन्होंने वार्निंग दी, उनका मीन्स उनका कनेक्शन है चाइना के साथ, चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर ये सारी चीज़ें की गई हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का पार्ट है इसको थोड़ा-सा प्रेशर में रखा जाए। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर इस बात को हम थोड़ा-सा और डिटेल में देखते हैं, इंडिया ने वार्न भी किया था, लेकिन वार्निंग को जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये जल्दी से मानते नहीं हैं। और शायद अपने अलग ही घमंड में बैठे होते हैं। जैसे अभी की भी सरकार है, काफ़ी हद तक उनको सुनाई नहीं दे रहा है कि जो उनका मेन वोट बैंक है वो उनसे नाराज़ है। इट्स नॉट अबाउट रेज़िंग few taxes, it's all about making every individual angry। उसको लेकर अलग से बात करेंगे। तो इंडिया हैड वार्न्ड शेख हसीना अबाउट बांग्लादेश आर्मी चीफ्स अपॉइंटमेंट, साइटेड हिज चाइना लीनिंग्स। तो ये एक पहले भी बताया गया था। इट वाज रिपोर्टेड दैट हसीना वाज गिवन ओनली 45 मिनट्स बाय द बांग्लादेश आर्मी टू लीव द कंट्री। शी वांटेड टू ब्रॉडकास्ट अ मैसेज टू द नेशन बट आर्मी डिडंट अलाउ हर टू डू सो। तो ये एक सिनेरियो अच्छा नहीं है। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो मुझे एक बात समझ में आती है, आई माइट बी रॉन्ग, बट गोइंग फॉरवर्ड जो ये चिकन नेक वाला एरिया है, और यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा एरिया है, वेस्ट बंगाल में क्योंकि सिचुएशन बेकार और ज़्यादा हो सकती है, वहाँ से जो घुसपैठ है वो यहाँ से बढ़ सकती है और चारों ही तरफ को बढ़ सकती है। तो हो सकता है कि वेस्ट बंगाल के थोड़े से हिस्से को यहाँ पर अभी मे बी यूनियन टेरिटरी बनाकर और ज़्यादा कंट्रोल में लिया जाए, जिससे एक स्टेट की गवर्नमेंट बाकी किसी कंट्री के साथ मिलकर अपनी ही कंट्री को नुकसान शायद ना पहुंचाए। ऐसा हो सकता है, सूत्रों के हवाले से ये बातें पता चली हैं। तो सूत्रों के हवाले कौन से हैं?
तो जैसे न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि उन्होंने अपने आप को एनोनिमस रखने की कोशिश की है, तो ऐसे ही मैं भी बोल सकता हूँ। तो देयर आर चांसेस, लेकिन इन सब चीज़ों का अगेन स्टॉक मार्केट पर क्या फ़र्क है? तो देखो, जब पाकिस्तान में ऐसा हुआ था, तो एक बार ब्रॉडर लेवल पर हम देख लेते हैं। जब पाकिस्तान में सेम सिनेरियो हुआ था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने वहाँ के इलेक्टेड सीएम को निकाल दिया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था सब कुछ। और ये 12 अक्टूबर 1999 की बात है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तानी कोप विद अ ब्लडलेस cope in with the army पाकिस्तानी आर्मी एंड देन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चेयरमैन, इसको थोड़ा सा हम जनरल लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। 14 अक्टूबर जनरल परवेज मुशर्रफ एक्टिंग एज द कंट्रीज चीफ एग्जीक्यूटिव इश्यूड ए कंट्रोवर्शियल प्रोविजनल ऑर्डर दैट सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो उनको उस टाइम पर जो इलेक्टेड यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे, उनको हटा दिया गया था और विद इन 2 डेज उनको हटाया गया था। ज़्यादा देर उन्होंने नहीं लगाई थी। 12 अक्टूबर को इलेक्ट हुए थे और अभी 2 दिन के बाद ही उनको हटा दिया और अपने हाथों में कमांड ले ली। उसके बाद उन्होंने कारगिल वॉर भी की। तो आप यहाँ ध्यान से समझो कि 1999 में ये काम हुआ, उसके बाद में कारगिल वॉर हुई। तो ये हटाया ही इसलिए जाता है और आर्मी थोड़ी-सी यहाँ पर एग्रेसिव हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर दुनियादारी समझने की ज़रूरत नहीं होती उनको और वो थोड़े से एरोगेंट होते हैं। तो सेम सिनेरियो यहाँ पर अगर बांग्लादेश में अगर होता है और इसी तरह के उधर से अटैक होने की बात होती है, जहाँ पर ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर उतना ज़्यादा कंट्रोल में नहीं नज़र आता है। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, जो अपने स्टूडेंट्स, क्लाइंट्स, जितने फॉलोअर्स ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में रहते हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर वेस्ट बंगाल में उतना अच्छा नहीं है। तो ऐसे में अगर वेस्ट बंगाल के कुछ मीन्स लोगों के साथ मिलकर अगर इस तरह की सिचुएशन होती है, तो इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा सिनेरियो नहीं है। यहाँ पर जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट है वो ऑफ कोर्स अफेक्टेड होगी और ये अफेक्ट कितनी होगी इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि करंट गवर्नमेंट इस सिचुएशन को कितने अच्छे से संभाल पाती है। अब कितने अच्छे से संभाल पाएगी, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ी सिचुएशन है। मे बी उतना बेकार सिचुएशन ना हो जितना पहले हुआ था कारगिल वॉर पर, क्योंकि उस टाइम पर अमेरिका सीधा-सीधा पाकिस्तान के साथ था, इंडिया के साथ नहीं था। इंडिया की पॉलिसीज़, जो फॉरेन पॉलिसीज़ थी, उतनी इफेक्टिव नहीं थी, जितनी इफेक्टिव अभी हैं। रिलेशंस विद रशिया ऑल्सो उतने बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं मेंटेन किए हुए थे जितने अभी हैं। और चाइना के कंपेयर, चाइना उस टाइम पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी था। चाइना और पाकिस्तान मीन्स यूएस हमारे साथ नहीं था, उस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। अभी शायद वो हमारे साथ आएगा। उसका रीज़न ये नहीं है कि अमेरिका इंडिया से प्यार करता है, उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि अमेरिका को चाइना के बहुत बड़े होने से शायद थोड़ा-सा खतरा होगा। सिचुएशन कि किस तरह से पैन आउट होगी अभी कहे जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर सिचुएशन कंट्रोल में रहती है, ध्यान से समझना, अगर सिचुएशन कंट्रोल में रहती है, तो इंडियन मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, उस चीज़ को हम यहाँ पर पाकिस्तान की सिचुएशन देखकर समझ सकते हैं कि 1999 के बाद में इंडिया में किस तरह से स्टॉक मार्केट ने बिहेव किया। तो 1999 यहाँ पर अक्टूबर की बात करते हैं, उस टाइम पर जो लेवल थे वो ऑलमोस्ट 1400 के आसपास थे और लगातार ही वहां से स्टॉक मार्केट ऊपर गई है। तो अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहती है, और अंडर कंट्रोल में भी यहाँ पर कारगिल वॉर भी हुई, उसके बावजूद भी हम लगातार ऊपर गए। तो अगर बांग्लादेश के साथ इस तरह का सिनेरियो बनता भी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है दैट वी आर गोइंग टू विन द वॉर। हम लोग इस वॉर को अच्छे से जीत जाएंगे। और लेकिन एक टेम्परेरी सेटबैक तो लगेगा। तो ऐसे में जब सेटबैक लगता है, हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो वैल्यूएशन है, जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, वो हमेशा करेक्ट हो जाते हैं नीचे की तरफ को। और जो कंपनीज इस तरह की वॉर से अफेक्टेड नहीं होती, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर फार्मा आता है, उसके साथ में यहाँ पर अपना एफएमसीजी आता है, क्योंकि इन दोनों सेक्टर्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं। और बैंकिंग यहाँ पर ठीक ठीक काम करता है। तो जो एक वन साइडेड रैली की हम बात सोच भी रहे थे, काफी लोग सोच रहे होंगे, मैं नहीं सोच रहा था कि वन साइडेड रैली लगातार चलेगी, क्योंकि मैं काफी टाइम से
बोल भी रहा हूँ, और कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ मार्केट फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स इन इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो 12 मंथ्स में टफ मार्केट का रीज़न ये है कि यहाँ पर शफलिंग होएगी, और जिन स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा लोगों ने पैसे लगाए हुए थे कि जो हाई फ्लाइंग स्टॉक्स थे उन्हीं में और पैसा बनता रहेगा, शायद वो नहीं बनेंगे। लेकिन अगेन यहाँ पर अगर वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो जो डिफेंस वाले स्टॉक्स हैं वो शायद और अच्छे से एकदम से फिर से चलना शुरू हो जाएंगे। तो सारी मीन्स ये एक बहुत ही गंभीर सी सिचुएशन है। इस सिचुएशन को एग्जैक्टली समझ पाना कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होने वाला है वो किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि कैसे वहां की आर्मी चीजों को कंट्रोल करेगी, कैसे इंडियन आर्मी वहां के आर्मी से बात करके रखेगी, उनका मन अटैक करने का है या नहीं है, उनका मन विद्रोह करने का है या नहीं है, इन सब चीजों को अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह की आज की डेट में इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज हैं, शायद हम सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे और फिर इंडिविजुअल लेवल पर स्टॉक चलते रहेंगे। अब कुछ सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो जो प्रोडक्ट्स बांग्लादेश में बहुत अच्छे से बनते थे और वो ग्लोबल सप्लायर थे, जैसे लेदर की हम बात करने लगे और यहाँ पर टेक्सटाइल की बात करने लगे, फार्मा में भी जेनेरिक मेडिसिन की अगर हम बात करने लगे, तो इन कंपनीज पर, इस इंडस्ट्री पर इंडिया में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट किस तरीके से आएगा कि जो लेदर कंपनीज हैं, शायद जो कंपटीशन वहां से आ रहा था सस्ते प्रोडक्ट्स का, वो यहाँ पर अभी कंपटीशन आना थोड़ा सा शायद बंद हो जाए और चीजें ऊपर चलनी शुरू हो। इसी तरीके से टेक्सटाइल को लेकर शायद जो प्रेशर था सस्ते प्राइसेस का, और जो ग्लोबल अच्छे बड़े यहाँ पर ब्रांड्स हैं जो सप्लाई लेते थे बांग्लादेश से, वो शायद वहां से सप्लाई लेने के बदले इंडिया से अब यहाँ पर सोर्सिंग करना शुरू करेंगे। तो इंडिया को डबल बेनिफिट होता है कि ग्लोबल लेवल पर टेक्सटाइल की सप्लाई कम होगी, और सप्लाई कम होने के साथ में मीन्स उससे प्राइसेस बढ़ेंगे, और साथ में इंडिया के पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी आएंगे। तो कुछ सेक्टर्स को यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा, और यही रीजन भी है कि पिछले कुछ टाइम में लक्स इंडस्ट्रीज लगातार ऊपर चले जा रहा है और पेज इंडस्ट्रीज भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल प्रेशर यहाँ पर जो टेक्सटाइल के ऊपर है उसका बेनिफिट लोकल मैन्युफैक्चरर को सीधा सीधा मिलने वाला है। और इसी तरीके से हमने बाकी चीजों को भी देखने की जरूरत है। कुछ इस तरह के भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जहां पर रॉ मटेरियल बांग्लादेश से आता था, वो इंडिविजुअली कंपनीज को यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो बांग्लादेश से जो रॉ मटेरियल आता था अब वो सप्लाई वहां से रुक जाएगी, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल की कमी होगी, इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा, तो उनके मार्जिन कम हो जाएंगे। सो कंपनी टू कंपनी, सेक्टर टू सेक्टर डिफर करेगा कि कितना इंपैक्ट है। लेकिन ब्रॉडर लेवल पर देखें तो पूरा सिनेरियो डिपेंड करता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज यहाँ पर कैसे काम करती हैं। इंडिया वहां पर जो अभी चीफ बनकर बैठे हैं उनके साथ में किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, किस तरह का अपना तालमेल बना पाते हैं, और कैसे सिचुएशन को यहाँ पर काम डाउन कर पाते हैं। लेकिन अगर वहां पर सिचुएशन खराब होती है और वहां की आर्मी भी एग्रेसिव होती है, जैसे पाकिस्तान की आर्मी एग्रेसिव हुई थी कारगिल वॉर के टाइम पर, देन इंडिया में बी फेसिंग ए टफ टाइम, और चाइना इस चीज का सीधा सीधा फायदा उठा सकता है। और अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड वॉर की, यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वर्ल्ड वॉर हो सकती है क्या, यहाँ पर इसराइल की वजह से वर्ल्ड वॉर हो सकती है क्या, तो वहां तो वर्ल्ड वॉर मैंने आज तक नहीं बोला। लेकिन अभी अगर बांग्लादेश पाकिस्तान जैसी हरकत करता है तो यूएस भी इन्वॉल्व होगा, चाइना भी इन्वॉल्व होगा, और अगर ये इन्वॉल्व होते हैं तो ये सिचुएशन आसान नहीं है। देखो, एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। यूक्रेन में बहुत ज्यादा आबादी नहीं है, रशिया में बहुत ज्यादा आबादी, अगर हम पर कैपिटा डेंसिटी की बात करें कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, वहां बहुत ज्यादा आबादी नहीं है। लेकिन जो बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है चारों तरफ से, ये पूरा आबादी वाला क्षेत्र है। जब कारगिल वॉर हुआ तो सिर्फ और सिर्फ दो कंट्रीज की आर्मीज के बीच में यहाँ पर वॉर हुई। इंडिविजुअल जो सिविलियंस हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि इंडियन आर्मी ने यहाँ पर पूरे अच्छे से डिफेंस करके उनको पराजित भी किया और अपनी जमीन वापस भी ली। लेकिन यहाँ जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर्स हैं, यहाँ पर खाली एरिया नहीं है। कारगिल में तो खाली एरिया था, आप जितनी मर्जी बमबारी करो, लोगों की जान नहीं जानी थी। सोल्जर्स जरूर उन्होंने अपनी जान गंवाई देश के लिए, लेकिन यहाँ पर सिविलियंस को सीधा सीधा रिस्क होगा। अगर एक भी मिसाइल छूटती है किसी भी तरफ से, तो यहाँ पर मीन्स लाखों लोग मारे जा सकते हैं।
तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट सा सिनेरियो होगा अगर वहाँ से जो हिंदूज़ हैं जो वहाँ पर रिस्क फ़ील कर सकते हैं, अगर वो इंडिया आना चाहते हैं तो इंडिया में भी बाकी जो पार्टीज़ हैं वो भी ये कह सकती हैं कि अगर हिंदूज़ वापस आ रहे हैं तो मुस्लिम क्यों नहीं आने चाहिए, और मुस्लिम आ रहे हैं तो हिंदूज़ क्यों नहीं आने चाहिए। तो इंटरनल सिक्योरिटी फैक्टर भी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी फैक्टर भी है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हमें अपने आँख, नाक, कान सब सारी इंद्रियाँ खुले रखने चाहिए चीज़ों को समझने के लिए। स्टॉक मार्केट में ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट ओवरऑल समझ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, इज़राइल बहुत दूर है और गाज़ा पट्टी उसी के साथ का एरिया है, यहाँ से बहुत दूर हैं, और वहाँ से जो बिज़नेस हमारे पास होता है वो ना के बराबर है। तो हमें हमें उस वॉर से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है, हमें उस से बिज़नेस पर बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बांग्लादेश और इंडिया के बीच में वॉर होती है तो ये अपने घर की वॉर होगी और यहाँ पर मेजर इम्पैक्ट आएगा। यहाँ बहुत ही समझदारी से चीज़ों को समझते रहने की ज़रूरत है, और सिचुएशन हैंडल हो जाएंगी। इंडियन आर्मी इज़ वेरी स्ट्रांग, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बहुत स्ट्रांग इंडियन आर्मी है। हम ऐसा नहीं है कि हम हारने वाले हैं, कुछ ऐसा होने वाला अभी तो ये भी नहीं पता होगा इन्हीं को, लेकिन अगर होता भी है तो हम सिचुएशन कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन नुकसान तो होता है ना ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ये घर के अंदर है। यहाँ पर समझदार बने रहो। जब तक ऐसा कुछ नहीं होता तब तक स्ट्रैटेजी के बेस पर ट्रेड करते रहो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सारे स्टॉक्स बेच के निकल जाओ, बाहर बैठ जाओ, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अलर्ट रहो, समझदारी से काम करो, हाई फ्लाइंग स्टॉक्स में ट्रेड करने से बचो, जहाँ पर वैल्यूएशन अच्छी नज़र आए, स्ट्रैटेजीज़ के बेस पर हो, वहाँ पर ट्रेड करो। एक ही स्टॉक में ज़्यादा पैसे मत लगाओ, उधारी पर पैसा लेकर मार्केट में मत लगाओ। शायद अगर मार्केट गिर गई, अपना पैसा होगा तो होल्ड कर पाओगे, लेकिन उधारी का पैसा होगा तो होल्ड नहीं कर पाओगे, बेचकर निकलना पड़ेगा। और अगर 10 लाख रुपए उधार लिए और 30% टूट गया, 7 लाख निकल कर आए, तो मांगे तो 10 लाख जाएंगे, 7 लाख नहीं मांगे जाएंगे। सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो इंडियन गवर्नमेंट, आर्मी सब आपस में मिलकर ब्रॉडर लेवल पर अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। आप भी अपनी सिचुएशन को, जो ट्रेड मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। यहाँ पर समझदारी दिखाओ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि चीज़ें यहाँ पर शांत हो जाएँ। जो जनरल हैं जिन्होंने टेक ओवर लिया है बांग्लादेश का, वो समझदारी से यहाँ पर इंडियन आर्मी के साथ और इंडियन गवर्नमेंट के साथ सोचकर समझकर यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको वापस से मेंटेन करने की कोशिश करें। रिस्क है, बड़ा रिस्क है, उस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता। यहाँ पर बस इतना ही है कि आगे चल के देखते हैं क्या होता है। तब तक जब तक कुछ बड़ा नहीं होता, कीप ऑन ट्रेडिंग बेस्ड ऑन योर स्ट्रैटेजीज। विदाउट स्ट्रैटेजी नो ट्रेड, नो स्ट्रैटेजी नो ट्रेड, ये सिंपल सा रूल होना चाहिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।